हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज अब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि करंट अफेयर्स को लेकर हमारी द हिंदू की सीरीज़ रेगुलरली आ रही है। और उसी करंट अफेयर्स के डायरेक्शन में हमने एक नई सीरीज़ आज से शुरू की है, जिसे कि करंट अफेयर्स मैगज़ीन के नाम से हम लोगों ने पुकारा है। और इस मैगज़ीन में आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि अभी चल रहे हैं, उस जिसमें से क्वेश्चंस आने की प्रबल संभावना रहेगी, उन टॉपिक्स को इसमें कवर किया जाएगा। साथ ही साथ ही ऐसे टॉपिक्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा जो कि इम्पोर्टेंट होंगे और उसमें से क्वेश्चंस आने की प्रबल संभावना होगी। आशा है यह सीरीज़ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। और इस सीरीज़ का जो हमारा उद्देश्य है कि मैक्सिमम करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो सकें और मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो आपको इसमें से मिल सकें, वो जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स मैगजीन का हमारा ये वीडियो, जो कि 12 सितंबर 2021 के लिए है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो टेबल ऑफ कंटेंट है, जिसमें हम किस चीज़ का इसमें आज डिस्कशन रहेगा। उसमें करंट अफेयर्स के टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे म्यू वेरिएंट का, जो कि कोविड 19 का एक नया वेरिएंट अभी हाल ही में आया है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सेक्शन में हम वर्ल्ड बैंक के बारे में जानेंगे। कंप्लीट डिटेल इसमें आपको मिलेगा वर्ल्ड बैंक के बारे में। और लेटेस्ट जो न्यूज़ हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन रहेगा। और साथ ही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे और हमारे डिस्कशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उनका भी यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का ये वीडियो रहने वाला है और इस वीडियो को ध्यान से पूरा कंप्लीट देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोविड 19 की जो महामारी है वो निरंतर हमारे देश में फैल रही है। हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में यह महामारी फैल चुकी है और पूरी दुनिया इसके प्रकोप से त्रस्त है। ऐसे में ये वायरस जो है वो खुद को ही म्यूटेंट कर रहा है और खुद के जो नए वेरिएंट्स हैं उनको पैदा कर रहा है। ऐसी स्थिति में जो इसके नए नए वेरिएंट्स हैं वो अभी आते जा रहे हैं और नए वेरिएंट से बचने का जो तरीका है वो अभी खोजने में साइंटिस्ट लगे हुए हैं। तो 30 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सार्स कोविड 2 जो एक उसका नया संस्करण है म्यू, उसका उसकी घोषणा की थी और उसके बारे में बताया कि ये जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी सूची में इसे रखा गया है। ग्रीक वर्णमाला का ये अक्षर होता है म्यू, जिसे कि वेरिएंट B.1.621 के नाम से इसे जाना जाएगा। तो सबसे पहले जो इसका केस मिला है वो दक्षिण अफ्रीका में मिला है। दक्षिण अफ्रीका के कोलंबिया में इसे पाया गया है। तो आइए समझते हैं कि वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट, जिसे कि जिसमें कि म्यू को रखा गया है, वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट आखिर में होता क्या है और इसके क्या मायने होते हैं। सभी वायरस जो होते हैं समय के साथ में अपने आप में म्यूटेशन प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि वो आसानी से फैल सकें और जो हमारे टीके हैं, दवाइयाँ हैं, उनसे आसानी से बच सकें। इसके लिए वो अपने आप में स्वयं ही बदलाव करते रहते हैं। और दुनिया में कई कोविड वायरस के जो वेरिएंट हैं अभी हाल ही में अवेलेबल हैं। म्यू एक ऐसा पांचवा वेरिएंट है जिसे कि इस श्रेणी में रखा गया है। वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट VOI जिसे कहा जाता है, उसमें इसको रखा गया है। और 31 मई के बाद में अभी तक कई ऐसे वेरिएंट्स हैं जो अभी तक आ चुके हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं, आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। पहला है एटा, जिससे कि जो इसका वंश है वो B.1.525 के नाम से इसे जाना जाता है और दिसंबर 2020 में इसे कई देशों में पाया गया था। इसके बाद में सेकंड जो नंबर है वो आयोटा का है। आयोटा B.1.526 है। इसे सबसे पहले नवंबर 2020 में USA में पाया गया था। इसके बाद तीसरा नंबर कप्पा का है, जिसमें B.1.1617.1 के नाम से इसे जाना जाता है। और सबसे पहले जो ये मिला था वो भारत में मिला था और अक्टूबर 2020 में इसका पहला केस यहाँ पे देखने को मिला था। तो आप ध्यान में रखिएगा, कप्पा जो वेरिएंट है वो सबसे पहले भारत में मिला था। इसके अलावा लैम्डा जो वेरिएंट है इसे C.37 के नाम से जाना जाता है। ये सबसे पहले पेरू में पाया गया था, इसलिए इसे पेरू संस्करण भी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है, जो इसे ध्यान में रखिएगा। लैम्डा जो इसका वेरिएंट है वो उसे पेरू संस्करण के नाम से भी जाना जाता है। तो WHO एक
SARS-CoV-2 संस्करण को वीओआई में रखती है, और उसमें यही देखा जाता है कि इसमें किस प्रकार से जो आनुवंशिक परिवर्तन है वो हो रहे हैं, और वायरस की विशेषताओं को प्रभावित करने के लिए जो भी इसमें चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे कि संक्रमण करने की इसकी ताकत कितनी है, रोग को गंभीरता से कितना इसे देखा जाता है, प्रतिरक्षा से बचने के लिए इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, और इसकी जो चिकित्सकीय पलायन करने की जो क्षमता है वो किस प्रकार है, उसी उन सब चीज़ों का विचार करके इसे वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट में रखा जाता है, तो इसी प्रकार से ये नामकरण किया जाता है। इसके अलावा वीओआई सूची में शामिल होने के लिए एक संस्करण को कई देशों में महत्वपूर्ण समुदाय प्रसारण और कई कोविड-19 समूह के कारण जो प्रॉब्लम होती है उसके कारण भी जाना जाता है। वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए यह एक उभरता जोखिम है, और वीओआई में अगर किसी वायरस को रखा जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो वेरिएंट है वो बहुत ही खतरनाक है, और खतरनाक होने के साथ साथ इससे जो होने वाली प्रॉब्लम्स है वो भी काफ़ी भयानक हो सकती हैं। इसके अलावा अत्यधिक खतरनाक म्यूटेंट को वीओसी कहा जाता है, जिसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार एक वीओआई एक वीओसी बन सकता है, और ये संप्रेषणीयता यानी जो होती है इसके जो फैलने की जो क्षमता है विषाणु में वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ होता है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों की प्रभावशीलता में कमी या उपलब्ध निदान टीके और चिकित्सकीय विज्ञान के साथ में इसे जोड़ा जाता है। तो दो कुल मिलाकर कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिसमें वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, सेकंड जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। इसमें से वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न में बदला जा सकता है। तो वर्तमान में आप देखेंगे कोरोना वायरस के 4 रूपों को चिंता के रूप में जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न है उनके रूप में नामित किया गया है। इसमें सबसे पहले अल्फा वेरिएंट आता है, जिसमें इसका जो वर्गीकरण किया गया है वो B.1.17 के रूप में किया गया है। इसे यूके संस्करण कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में इसका जो केस है वो पाया गया था। इसके अलावा जो बीटा नंबर है इसमें B.1.351 के नाम से इसे जाना जाता है, और इसे दक्षिण अफ्रीका का संस्करण कहा जाता है, क्योंकि इसका जो सबसे पहला केस था वो दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। इसके अलावा गामा तीसरे नंबर पे है, जिसे P.1 के नाम से जाना जाता है। यह ब्राज़ील संस्करण है, क्योंकि इसका सबसे पहला जो केस है वो ब्राज़ील में पाया गया था। इसके अलावा डेल्टा वेरिएंट है, जो ये संस्करण जिसमें पहली बार अक्टूबर 2020 में भारत में रिपोर्ट किया गया था, और अब कम से कम 170 देशों में यह मौजूद है। अत्यधिक पारगम्य डेल्टा संस्करण अब भारत में वायरस का प्रमुख तनाव है। इस साल अप्रैल मई में कोविड-19 की विनाशकारी दूसरी लहर के लिए यही जिम्मेदार था। तो ध्यान रखिएगा, डेल्टा वेरिएंट जो है वो सेकेंड वेव के लिए यही जिम्मेदार था, और इसका ओरिजिन जो है वो इंडिया से हुआ है, और काफ़ी सारे देशों में यह अभी स्थिति को भयानक बनाए हुए है। तो इस प्रकार से ये जो कुल वर्गीकरण है उसे इसमें दिखाया। ये वर्गीकरण दोनों ही रूप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इन दोनों को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि किसी भी वेरिएंट का नाम पूछकर ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सा वेरिएंट है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न है या वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इससे चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, दोनों क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखते हैं कोविड-19 का जो म्यू वेरिएंट है वो आखिर में है क्या, और किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो दोस्तों 31 अगस्त को एक डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें महामारी विज्ञान के अनुसार म्यू संस्करण जो है, जिसके वंशज पैगो वंश के अनुसार यह B.1.621.1 में शामिल है, और नेक्स्ट स्टेटॉन नामकरण में इसे 21H के रूप में जाना जाता है, और म्यूटेशन का एक समूह है जो प्रतिरक्षा में संभावित गुणों को इंगित करता है। इसके अलावा जो डब्ल्यूएचओ के बुलेटिन में कहा गया है उसमें पहली बार कोलंबिया में पहचाने जाने के बाद, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इसे कोलंबिया में पहचाना गया था, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। दक्षिण अफ्रीका और यूरोप के अन्य देशों में म्यू संस्करण के कुछ मामलों और कुछ बड़े प्रकोपों की सूचना मिली है। इसके अलावा 46 देशों के द्वारा B.1.621 और B.1.621.1 सहित दो टोटल 5,599 जो इसके अनुक्रम हैं उनको अभी तक देखा गया है, और इसका जो डाटाबेस है वो GISAID में प्रदर्शित भी किया गया है। भारत में अभी तक इस वेरिएंट का पता नहीं लगा है, कोई भी केस यहाँ पर
नहीं मिला है। इसका मतलब जो म्यू वेरिएंट है उसका इंडिया में केस एकदम ज़ीरो है। अभी तक कोई भी केस यहाँ पर म्यू वेरिएंट का नहीं मिला है। लेकिन अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अधिकांश एशिया में यह मौजूद है। और जीआई सेट के डाटा के अनुसार जो इसका प्रकोप है वो वैश्विक स्तर पर काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना जताई जा रही है। तो म्यू वेरिएंट्स में आखिर फैलने की क्षमता कितनी है और किस प्रकार से यह फैल सकता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले महीने जो इन्फेक्शन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में एक पेपर प्रकाशित हुआ था जिसमें म्यू वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन और अमीनो एसिड के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी जुटाई गई थी। और इसमें बताया गया था कि जो म्यूटेशन है उन म्यूटेशंस में E48 4K और N51 1Y, P68 1H और D61 4G म्यू संस्करण में देखे गए अन्य VOI और VOC में रिपोर्ट किए गए हैं। ये उत्परिवर्तन वायरस को शरीर की प्रतिरक्षा सुरक्षा से बचाने और संचरण क्षमता को बढ़ाने में मदद किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए अगर कोविड-19 से संबंधित अगर कोई इजी क्वेश्चन अगर आता है तो इजी क्वेश्चन के केस में आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रकार का जो वेरिएंट है वो VOI है या VOC है। अगर हार्ड क्वेश्चन अगर इसमें बनाया जाएगा तो हार्ड क्वेश्चन में स्पाइक प्रोटीन के ऊपर जो भी म्यूटेशन है उसको लेकर क्वेश्चन आ सकता है। तो यही आपको सलाह दी जाएगी कि स्पाइक प्रोटीन को भी एक बार थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि किस प्रकार के वेरिएंट्स में यह वेरिएशन अवेलेबल है। अगर बहुत ही हार्ड क्वेश्चन अगर पुटअप करना होगा, अगर हार्ड क्वेश्चन बनाना होगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के अनुसार जो म्यू वेरिएंट है वो अन्य स्पाइक म्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट भी हैं जिसमें एक अध्ययन की आवश्यकता अभी भी बची हुई है। और म्यू वेरिएंट को लेकर जो वैक्सीन को लेकर जो इसमें बात की गई है उसमें फाइजर बायोटेक की जो वैक्सीन है वो म्यू संस्करण पर काफ़ी असरदार बताई गई है और म्यू वेरिएंट को भी यह बेअसर कर देती है। हालांकि जो इन वैक्सीन्स का जो असर है, जो वैक्सीन्स का जोर है वो समय के साथ में घटता जाता है। लेकिन म्यू वेरिएंट से भी लड़ने में जो वैक्सीन है फाइजर बायोएनटेक की जो वैक्सीन चल रही है उस वैक्सीन को प्रभावी बताया गया है और इस वैक्सीन को लिए जाने के बाद में म्यू वेरिएंट से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट डिटेल हमारे अभी जो कोविड-19 का जो न्यू वेरिएंट आया है म्यू वेरिएंट उसके बारे में, और किस प्रकार से यह वेरिएंट प्रभावी है, किस देश में ये अवेलेबल है, और इससे संबंधित VOI और VOC के बारे में जो बेसिक डिटेल थी वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। साथ ही कोरोना से रिलेटेड जो भी गाइडलाइन अभी प्रदर्शित की गई हैं उन गाइडलाइंस को आप फॉलो कीजिए और जब भी मार्केट में निकलें तो इन गाइडलाइन को फॉलो करें और बिना काम आपको बाहर जो है वो नहीं जाना है और किसी भी तरीके के गैदरिंग से और सोशल नेटवर्किंग जो फिजिकली नेटवर्किंग होती है उससे बचना है। तो ये था म्यू वेरिएंट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, अगले टॉपिक में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आज हम डिस्कशन करेंगे वर्ल्ड बैंक का। जैसा कि आपको टेबल ऑफ कंटेंट में हमने पहले भी बताया था। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में आप सब लोगों ने पहले भी सुना होगा। वर्ल्ड बैंक एक ऐसी संस्था है जो ज़रूरतमंद जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उन डेवलप्ड कंट्रीज़ को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती हैं और इसके कई सारे जो हैंड हैं वो वर्क करते हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शंस में वर्क करते हैं। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार वर्ल्ड बैंक का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किया गया है और किस प्रकार के कार्यों को ये संपादित करता है। तो सबसे पहले दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट था, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो था उसकी स्थापना एक सात वर्ष 1944 में की गई थी। और अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में एक ब्रेडन वुड्स सम्मेलन हुआ था। इसे ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रेडन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। दोनों की स्थापना जो है वो एक साथ में ही की गई थी जिसमें IMF था और IBRD था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और इसके इनका जो वुड्स सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, वो न्यू हैम्पशायर में हुआ था। ब्रिटेन का जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था उसको आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र की मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन
के रूप में भी देखा जाता था, और 1 अप्रैल से 22 जुलाई 1944 तक 44 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। उसमें तत्कालीन उद्देश्य विश्व युद्ध के दौरान जो विश्वव्यापी फाइनेंशियल संकट आया था, आर्थिक संकट आया था, वो संकट से जो देश जूझ रहे थे उन देशों की मदद करना इसका मेन उद्देश्य था। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। जो ये IBRD है, इसे ही वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। जो शुरू में इसका नाम रखा गया था वो IBRD रखा गया था, बाद में इसे वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाने लगा। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है, और इससे पूर्व यह कोलंबिया में हुआ करता था। आज इसकी राजधानी वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है, जो कई संस्थाओं का समूह है, इसलिए इसे विश्व बैंक समूह के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से इसे पुकारा जाता है। वर्तमान में विश्व के 189 देश जो हैं वो इसके सदस्य हैं, इसके मेंबर हैं। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना होता है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर कोई भी कंट्री अगर वर्ल्ड बैंक की मेंबर है तो वो 100% जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन है, उसकी भी मेंबर होगी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनने के लिए इसका मेंबर बनना जरूरी है। विश्व बैंक नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ऋण देता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IMF जो है, वो केवल नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए ही ऋण देता है। तो आप देखिए इन दोनों में जो डिफरेंस है, वो वर्ल्ड बैंक कार्यक्रम और परियोजना दोनों के लिए ऋण देता है, जबकि IMF है वो नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए ऋण देता है। इन दोनों संस्थाओं में एक अंतर यह भी है कि विश्व बैंक केवल विकासशील देशों को लोन देता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए निर्धन राष्ट्रों के साथ साथ धनी देशों को भी अपना जो लोन है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज को वर्ल्ड बैंक के द्वारा लोन दिया जाता है, जबकि IMF के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज दोनों को लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका उद्देश्य जो है वो सदस्य राष्ट्रों के पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह एक अग्रणी विकास संस्था है जो विकासशील देशों में गरीबी से लड़ने, सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, गारंटी और जोखिम प्रबंधन, विश्लेषणात्मक तथा सलाहकार सेवाएं देने का काम करता है। इसके सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र से इसलिए लिए जिम्मेदार हैं कैसे इसका वित्त पोषण किया जाता है और इसका पैसा कैसे खर्च किया जाता है। विश्व बैंक का प्रयास सतत गरीबी को कम करना तथा जो इस शताब्दी तक विकास लक्ष्यों को पहुंचने पर केंद्रित किया गया है। तो जो यूनाइटेड नेशंस के जो डेवलपमेंट गोल्स रखे गए हैं, उन डेवलपमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग ही जो वर्ल्ड बैंक है वो कार्य करता है, और डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए प्रोसीड करता है, उसी हिसाब से वर्क आगे करता है। तो विश्व बैंक के समूह में कुछ संस्थाएं शामिल हैं, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि इसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से जाना जाने पर इसे इसमें कई सारे जो समूह में कई सारे जो बैंक हैं और अन्य निगम हैं वो शामिल हैं। उनके बारे में एक चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि इसका पुराना नाम हुआ करता था। इसमें IBRD की स्थापना 1945 में हुई थी, और वर्तमान में 188 देश इसके सदस्य हैं। IBRD का उद्देश्य मध्यम विकास वाले देशों और ऋणग्रस्त गरीब देशों को ऋण, गारंटी और गैर उधार सेवाओं के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना है, जिसमें विश्लेषणात्मक और सलाहकार सेवाएं शामिल है। IBRD उन सदस्य देशों के स्वामित्व में है जिनकी मतदान शक्ति देश की सापेक्ष आर्थिक शक्ति के आधार पर इसकी पूंजी सदस्यता से जुड़ी हुई है। तो इसके जो सदस्य होते हैं उन जिनके पास में वोटिंग का राइट है, और वोटिंग के राइट का जो जिन लोगों के पास में पावर है, जिन 5 कंट्रीज के पास में वोटिंग का पावर है, उन कंट्रीज के आधार पर ही, उनके वोटिंग के आधार पर जो इसकी पूंजी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अन्य देशों में किया जाता है। तो इस प्रकार से यह IBRD वर्क करता है। दूसरी जो यहाँ पर संस्था है उसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इसे कहा जाता है। इसमें इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, और IFC में 184 देश जो हैं इसके सदस्य हैं, जो सामूहिक रूप से नीति निर्धारण का कार्य करते हैं। यह 100 से अधिक विकासशील देशों के उभरते बाजारों में कंपनियों और वित्त संस्थाओं को रोजगार सृजित करने, कर राजस्व जुटाने, कॉरपोरेट प्रशासन और पर्यावरण प्रदर्शन में सुधार करने के लिए तथा स्थानीय समुदाय में योगदान करने के लिए प्रेरित करती है, और इस प्रकार के सुझावों को आगे प्रेषित करती है। तो
इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन का जो काम है वो बेसिकली फाइनेंशियल नहीं है, यहाँ पर ये एक एडवाइजरी के रूप में कार्य करते हैं और फाइनेंशियल यहाँ पर कोई भी एड इनके द्वारा प्रोवाइड नहीं की जाती है। इसके अलावा आमतौर पर 7 से 12 साल की परिपक्वता वाले व्यवसायों और निजी परियोजनाओं को ये ऋण भी प्रोवाइड करते हैं। किसी भी कंट्री को ऋण प्रोवाइड डायरेक्ट देने के बाद बजाय ये किसी भी व्यवसाय और निजी परियोजना को ऋण प्रोवाइड कराते हैं। इसमें तीसरी संस्था आती है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जिसे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो 1960 में की गई थी और वर्तमान में 173 देश जो हैं वो इसके सदस्य हैं। आईडीए विश्व बैंक का एक हिस्सा है जो दुनिया में सबसे गरीब देशों की मदद करता है, और 173 जो शेयर धारक देशों द्वारा प्रबंधित आईडीए का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसमें अनियमितता को कम करना और लोगों के जीवन में सुधार करना भी इसका अहम उद्देश्य है। तो इसमें जो आईडीए की रियायत शर्तों पर यह ऋण प्रोवाइड करता है, यह शून्य या बहुत कम ब्याज पर शुल्क देता है, और पुनर्भुगतान भुगतान जो इसका टाइम पीरियड होता है वो 30 से 38 वर्ष का निर्धारित किया जाता है, जिसमें 5 से 10 साल की जो शुरुआत में छूट भी दी जाती है। तो इस प्रकार से काफ़ी जो छूट के स्तर पर यह जो है कार्य करता है। इसके अलावा जो चौथा इसका भाग होता है उसे निवेश के विवाद के निपटारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहा जाता है, जिसमें इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट आईसी सेड के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और ये स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसमें अभी समय तक एक बहुपक्षीय संधि है जिसमें विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के द्वारा तैयार किया गया है, ताकि बैंकों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। इसका नेतृत्व महासचिव के द्वारा किया जाता है, जो कार्रवाई के लिए तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। इसके महासचिव को पंचायत न्यायीकरण या सुलह आयोग का गठन करने का अधिकार है, और अधिकांश मामलों में न्यायीकरण के लिए 3 मध्यस्थ होते हैं, जिसमें निवेशक द्वारा एक नियुक्त होता है, राज्य सरकार द्वारा एक नियुक्त होता है, दोनों पक्षों के समझौते के लिए भी इसमें नियुक्त किया जाता है किसी व्यक्ति को। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट होते हैं उन डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है, और इससे जो सुधार है वो काफ़ी ज़्यादा इन रिश्तों में देखने को मिलता है। इसके अलावा पांचवा जो इसका लास्ट पार्ट है उसे बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी या मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के नाम से जाना जाता है। 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना की गई थी। बैंक समूह में एक नए सदस्य के रूप में एमआईजीए की स्थापना हुई थी, कानूनी तौर पर अलग और आर्थिक रूप से स्वतंत्र इकाई के रूप में जो व्यवसाय के लिए यह खोली गई थी। 169 देश इसके सदस्य हैं। एमआईजीए को विकासशील देशों में जो गैर वाणिज्यिक जोखिम के खिलाफ निवेश करता है उसमें सार्वजनिक और निजी स्रोतों के पूरक के लिए बनाया गया है। यह ऋणदाताओं और निवेशकों को युद्ध जैसी राजनीतिक जोखिम के लिए खिलाफ जो सुरक्षा प्रदान है वो इसके द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देना है, ताकि आर्थिक विकास में मदद मिल सके और गरीबी कम किया जा सके। तो कुल मिलाकर जो गैर वाणिज्यिक जोखिम के जो काम होते हैं, जिसमें कि बीमा में निवेश होता है, म्यूचुअल फंड में निवेश होता है, निजी स्रोतों में जो निवेश होता है, इस प्रकार के निवेश को इससे बैकअप प्रदान किया जाता है, और इस प्रकार के निवेश में जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं और उन लोगों को इसमें एक सपोर्ट दिया जाता है, और उस सपोर्ट के कारण जो ये निवेशक हैं वो खुले तौर पर अपना निवेश इसमें कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो टोटल 5 इसमें वर्ल्ड बैंक के भाग हैं, जिसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से जाना जाता है। आइए अब समझते हैं विश्व बैंक का जो कार्यकारी निदेशक मंडल है, वर्किंग जो डायरेक्टर्स हैं, उसमें कौन कौन होता है और किस प्रकार से इसका गठन होता है। विश्व बैंक समूह में 4 संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यकारी निदेशकों के 4 बोर्ड हैं। इसमें इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का एक बोर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी का एक बोर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का एक बोर्ड है, और बहुपक्षीय निवेश गारंटी जो एमआईजी है उसमें इसका एक बोर्ड है। इन बोर्ड में काम करने वाले कार्यकारी निदेशक आमतौर पर एक समान होते हैं। कार्यकारी निदेशकों के ये बोर्ड विश्व बैंक समूह के सामान्य संचालन के लिए जिम्मेदार हैं, और सदस्यों का प्रतिनिधित्व बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा किया जाता है। इसके ऊपर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उन्हें सौंपी गई सभी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। इन बोर्ड में 24 कार्यकारी निदेशक होते हैं और एक अध्यक्ष इन सब के ऊपर होता है। इसके अलावा हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के अधिकारी डेविड मालपास को विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के रूप में
चुना गया है। तो आप ध्यान में रखिएगा, जो प्रेजेंट में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के, वो डेविड मालपास हैं, और विश्व बैंक के कार्यकारी बोर्ड ने आम सहमति से उनका चयन किया है। विश्व बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक इसके अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित करता है। अमेरिकी विश्व बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक है, और यही कारण है कि अब तक इसने सभी अमेरिकी अमेरिकी प्रेसिडेंट ही रहे हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक में सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो शेयर यूएस का है, और यूएस का सबसे ज़्यादा शेयर होने के कारण यूएस ही जो प्रेसिडेंट होता है वर्ल्ड बैंक का, उसको नॉमिनेट करता है। तो इसी वजह से यूएस के ही प्रेसिडेंट वहाँ पर अब तक रहे हैं। इसके अलावा विश्व बैंक की जो सदस्यता है वो किस प्रकार ली जाती है। आईबीआरडी के आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट के तहत बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होना पड़ता है। सबसे पहले उसे आईएमएफ का मेंबर होना जरूरी है। आईएमएफ का मेंबर हुए बिना वो आईबीआरडी का सदस्य नहीं हो सकता। आईबीआरडी की सदस्यता मिलने पर ही आईडीए, आईएफसी और एमआईजीए की सदस्यता मिल सकती है। आईसीएसआईडी के सदस्य आईबीआरडी के सदस्यों के लिए उपलब्ध होती है, किंतु जो आईबीआरडी के सदस्य नहीं है लेकिन पार्टी ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सदस्य हैं, उनमें आईसीएसआईडी के प्रशासनिक परिषद में आमंत्रित करने पर सदस्यों के 2/3 वोट का समर्थन मिलने पर उनकी सदस्यता दी जा सकती है। तो बेसिकली आईबीआरडी के सदस्य नहीं होने पर इनको सदस्यता नहीं मिलती है, लेकिन आईसीएसआईडी में अगर कोई ऐसा मेंबर है जिसमें जो आईसीजे में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेंबर है, और आईसीएसआईडी की प्रशासनिक परिषद के आमंत्रित करने पर 2/3 जो उसके सदस्य हैं वो वोटिंग कर देते हैं, तो ऐसे में वो मेंबर बन जाता है। विश्व बैंक के समूह और भारत की जो स्थिति है उसको अगर आप देखेंगे तो भारत ब्रेटन वुड्स में किए गए समझौतों के मूल हस्ताक्षरकर्ताओं में एक था, जिसमें इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। आप देखेंगे कि भारत इसका जो फाउंडर मेंबर इसे कहा जा सकता है कि भारत जो आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का फाउंडर मेंबर है, और 44 देश जो उस समय अवेलेबल थे बुड्स ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, उसमें भारत भी शामिल था। भारत वर्ष 1956 में आईएफसी और 1960 में आईएडीए के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल था, और भारत जनवरी वर्ष 1994 में एमआईजीए का सदस्य बन गया। इसके अलावा भारत आईसीएसआईडी का सदस्य नहीं है। इसके पीछे भारत का यह तर्क है कि आईसीएसआईडी कन्वेंशन निष्पक्ष नहीं है और इसके नियम विकसित देशों के पक्ष में झुके हुए हैं। आईसीएसआईडी में जो केंद्रीय अध्यक्ष है वो विश्व बैंक का अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष मध्यस्थों की नियुक्ति करता है। यही मध्यस्थों से जुड़े निर्णय संतोषजनक नहीं होते तो असंतुष्ट पक्ष एक पैनल से अपील करता है और आईसीएसआईडी द्वारा ही गठित किया जाता है। इसमें भारतीय अदालतों द्वारा निर्णय की समीक्षा किए जाने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, भले ही यह निर्णय सार्वजनिक हित के विरुद्ध दिए गए हैं। और तो इसी कारण से जो आईसीएसआईडी की जो मेंबरशिप है वो भारत ने नहीं ले रखी है। इसका मेंबर भारत नहीं है। इसके अलावा वर्ष 1949 में भारत रेल को ऋण देने के लिए आईबीआरडी द्वारा भारत को ऋण देने की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले भारत को ऋण 1949 में दिया गया था। इसके बाद 1959 में भारत ने आईएफसी और वर्ष 1961 में आईडीए द्वारा पहला निवेश एक राजमार्ग निर्माण परियोजना में किया था। 1950 में के दशक के दौरान भारत विश्व बैंक में ऋण का एकमात्र स्रोत आईबीआरडी था। दशक के अंत तक भारत की बढ़ती ऋण समस्या पर विश्व बैंक समूह ने सॉफ्ट लोन से जुड़े आईडीए के लॉन्च में एक महत्वपूर्ण कारक बनी थी। इसके अलावा 1960 के दशक के अंत में अमेरिका ने अपने द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम में तेजी से कटौती की और उस समय भारत के बाहरी संस्थानों का सबसे बड़ा स्रोत हुआ करता था। 1960 से 1970 तक के दशक में अगर आप देखेंगे तो आईडीआई ने विश्व बैंक के द्वारा जो भी लोन दिया था उसका 3/4 हिस्सा, 3/4 हिस्सा जो है वो भारत को दिया गया था। इस प्रकार आईडीए ने अब तक का सबसे बड़ा ऋण प्राप्तकर्ता भारत है और यह कुल दिए गए सभी ऋणों का 2/5 हिस्सा कहा जा सकता है। चीन वर्ष 1980 में विश्व बैंक में शामिल हुआ था और उसमें सीमित आईडीए संस्थानों पर अपनी दावेदारी भी जताई थी। अफ्रीका के बिगड़ते आर्थिक हालात और भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रदर्शन से आईडीए में भारत की ऋण की हिस्सेदारी तेजी से कम होने लगी है। 1980 के दशक में विश्व बैंक की नीतियों में सुधार और आर्थिक उदारीकरण पर जोर दिया। इसी कारण भारत में जो बुरे दौर से गुजर रहे सार्वजनिक संस्थान थे उनको ऋण मिला और भारत की बंद अर्थव्यवस्था की आलोचना को लेकर मौन साधे रहे। वर्ष 1991 में व्यापक आर्थिक संकट
के बाद परिस्थितियों में तेजी से बदलाव आया। इसके बाद संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण देने के लिए विश्व बैंक के लिए भारत महत्वपूर्ण देश बन गया, क्योंकि उसमें वित्त, कारागार, निवेश तथा बिजनेस आदि क्षेत्रों में नीतिगत सुधार में सहमति जताई थी। इसके साथ ही भारत को जो वर्तमान में मिश्रित देशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसमें निम्न मध्यम आय में जाने वाले देशों के रूप में परिभाषित किया गया है। यह आईडीए और आईबीआरडी दोनों से ऋण लेने के लिए योग्य देश है। विश्व बैंक में आईबीआरडी से सबसे अधिक ऋण लेने वाला देश भारत ही है, और 2015 से 2018 के बीच में वर्ल्ड बैंक से जो हमने ऋण लिया था वो 10.2 बिलियन डॉलर के समीप था। और विश्व बैंक समूह ने 2019 से 22 तक की अवधि में जो ऋण दिया था उसमें 25 से 30 बिलियन डॉलर की योजनाओं को ऋण भारत में दिया गया है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारा ऋण जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत में दिया गया है, परियोजनाओं में भी लगाया गया है और भारत को आर्थिक सहायता के रूप में ऋण भी दिया गया है। तो विश्व बैंक में जो सुधार की गुंजाइश है इस प्रकार से देखी जाती है कि विश्व बैंक पर यह आरोप लगता रहा है कि उसने इस ऐप के जरिए विश्व में पूंजीवाद के उद्देश्यों को पूरा किया है और अमीर देशों के वर्चस्व को इसने बरकरार रखा है। यह SEP मुक्त बाजार हेतु आर्थिक नीति के सुधारों का एक समूह है जो विश्व बैंक द्वारा विकासशील देशों पर ऋण प्राप्ति की शर्त के रूप में लागू किया जाता है। यह तर्क दिया जाता है कि SEP की नीतियों में स्थानीय और वैश्विक दोनों स्थितियों में अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ावा मिला है। उभरती हुई नई आर्थिक शक्तियों, विशेष रूप से भारत और चीन तथा दुनिया के कुछ अन्य एशियाई देश, कुछ लैटिन अमेरिकी देश विश्व बैंक में उचित स्थान और भूमिका नहीं पा सके हैं। विश्व बैंक अपने आप को बदलती विश्व व्यवस्था के अनुरूप ढालने में विफल रहा है, इसलिए तेजी से आगे बढ़ रही भारत और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक की स्थापना इन्होंने की है। विश्व बैंक के सुधार वर्तमान विश्व व्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने और बढ़ती शक्तियों और विकासशील देशों को इस संस्था में एक सार्थक आवाज देने के लिए बेहद आवश्यक है। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक ने जो अपना जो अभी इसमें इस प्रकार की आलोचना इसके बारे में की जाती है कि वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना से ही उन्होंने पूंजीवादी देश हैं उनको बढ़ावा दिया है, और जो गरीब जो देश हैं और जिनके पास में पैसे की कमी है, जिनको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, उन देशों को हमेशा फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करके उन देशों को हमेशा नीचे रखा है। और ऐसी स्थिति में जो डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं वो और भी डेवलप होती गई हैं। तो इस प्रकार से गरीब और अमीर देश के बीच की जो खाई थी वो भी समय से बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार के आरोप जो हैं वो विश्व बैंक पर लगातार लगाए जा रहे हैं। तो भारत में जो विश्व बैंक को लेकर स्थिति है वो उस स्थिति को अगर हम देखें तो 1.2 अरब की जनसंख्या और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण भारत की हाल ही की समृद्धि तथा इसका विकास वर्तमान समय में अत्यंत उल्लेखनीय सफलताओं में से एक है। आज फार्मा, इस्पात, सूचना व अंतरिक्ष संबंधी जो भी प्रौद्योगिकी है वो भारत में विश्व स्तर पर डेवलप होने जा रही हैं और इसका विकास आकार और संभावनाओं के अनुरूप ही है। भारत में बड़े बदलाव आ रहे हैं जिसमें कि 21वीं सदी का एक मजबूत देश बनकर भारत उभरने लगा है, और भारत विश्व का सबसे विशाल और अत्यधिक युवा श्रमशाली देश भी हाल ही में घोषित हुआ है, और ऐसी स्थिति भी भारत में अभी बन रही है। इन बदलावों की वजह से भारत एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां यह देखना बेहद जरूरी होगा कि भारत अपनी श्रम शक्ति को उल्लेखित सामर्थ्य को किस प्रकार से यूज कर सकता है। तो इस प्रकार जो वर्ल्ड बैंक है वो वर्ल्ड बैंक इस प्रकार से जो हमें ऋण देता है, जो हमें लोन देता है, उस लोन को हम किस प्रकार से रीपे कर सकते हैं, और रीपे करने के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन के वर्क हैं और जो भी मैन पावर हमारे पास में अवेलेबल है उस मैन पावर को यूज़ करके हम किस प्रकार से उस लोन को रीपे कर सकते हैं और डेवलप कंट्रीज़ में अपने आप को स्टैंड कर सकें, जिससे कि भविष्य में हमें इस प्रकार के लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इस प्रकार से जो वर्ल्ड बैंक है वो वर्क करता है और पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका यहाँ पर दिया गया है। साथ ही वर्ल्ड बैंक के द्वारा कुछ प्रमुख रिपोर्ट्स भी रिलीज की जाती हैं जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है। इसके अलावा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ है, ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही इसे प्रकाशित किया जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स है, ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। तो ये कुछ प्रकार की जो रिपोर्ट्स हैं इन्हें वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही इन रिपोर्ट्स को प्रकाशित करने के अनुसार ही जो
अदर जो कंट्रीज़ हैं वो अपने देश में फाइनेंशियल डिसीजंस को आगे बढ़ाती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार वर्ल्ड बैंक कार्य करता है और इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है और किस प्रकार से भारत का जो रुख है वो वर्ल्ड बैंक की तरफ कैसा है और वर्ल्ड बैंक भारत के लिए किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। दोस्तों आपने देखा होगा कि याद होगा आपको, हाल ही में कुछ समय पहले नागपुर स्थित एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम नीरी के नाम से जिसे जाना जाता है, राष्ट्रीय पर्यावरणगत इंजीनियरिंग अनुसंधान है, जिसे नीरी भी कहा जाता है। इसने एक ऐसे सलाइन गार्गल का इन्वेंशन किया था, नमक के घोल के गरारे जिन्हें कहा जाता है, गार्गल उनका किया था, जिससे कि जो आरटीपीसीआर का जो सैंपलिंग किया जाता था कोविड 19 के लिए, वो कोविड 19 की सैंपलिंग इसके द्वारा की जाती थी और आरटीपीसीआर का ये एक टेस्ट के रूप में इसे सैंपलिंग में काम में लिया जाता था। इसने नीरी जो है उसने अभी CSIR जो है हमारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, उस परिषद को ये जो टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की थी वो उनको हस्तांतरित कर दी है। और सेलाइन कारगर RT-PCR प्रौद्योगिकी सरल, त्वरित और सस्ती होने के कारण ये रोगी के लिए काफ़ी आरामदायक है। और इसमें जो सैंपल लेने के लिए जो किस प्रकार की नली और इन सब चीज़ों का भी उपयोग नहीं किया जाता, खाली पेशेंट को एक गार्गल करना होता है, उस गार्गल में ही जो उसका कफ होता है वो उसके जो पार्टिकल्स हैं उस गार्गल में आ जाते हैं और उसे एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर में इनको स्टोर कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये RT-PCR के लिए सैंपल लिया जाता है। इस सैंपल में जो सेलाइन वाटर रहता है उसे इस प्रकार से डेवलप किया गया है कि उसमें जो सैम्पलिंग के लिए जो भी हम चीज़ लेते हैं वो उसमें डेवलप नहीं हो पाता है और एज इट इज़ रहता है, जिससे कि जो टेस्ट का रिजल्ट है वो प्रॉपर आ सकता है। तो इसीलिए नईडी ने ये जो अपनी इनकी टेक्नोलॉजी थी उस टेक्नोलॉजी को राष्ट्र को समर्पित किया है और गैर विशिष्ट आधार पर केंद्रीय सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय को इसे हस्तांतरित कर दिया गया है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि MSME को इसे हस्तांतरित किया गया है और गार्गल्स के रिलेटेड जो RT-PCR की सैम्पलिंग की टेक्नोलॉजी भी अभी अवेलेबल है। तो उसी को लेकर इसमें बात की गई है और जो RT-PCR की सैम्पलिंग है वो जल्द ही इसी प्रकार से करने की भी तरफ जो MSME डिपार्टमेंट है वो इसे शुरू करेगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ और आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक का गठन करता है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूट कौन कौन से करते हैं, जिसमें पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक होता है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम होता है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ होता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है। अभी हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दी है और इसी जानकारी के अनुसार यह क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन आपको इसका आंसर अभी कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि जो इसका आंसर है वो क्या है। पूरी वर्ल्ड बैंक की कंप्लीट डिटेल हमने आपको अभी बताई है। चलिए बढ़ते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। तो मैं इस क्वेश्चन में है, लिप्पा असरा वन्यजीव अभयारण्य है वो किस देश में किस राज्य में अवेलेबल है, भारत के किस राज्य में यह अवेलेबल है। लिप्पा वन्यजीव अभयारण्य है, आपको बता दें कि लिप्पा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो स्नो लेपर्ड के लिए मशहूर है और स्नो लेपर्ड की जो आवाजाही है वो यहाँ पर होती है, तो इसीलिए यह मशहूर है। तो बताइए कि कौन से राज्य में यह स्थित है। दोस्तों जो क्वेश्चंस करने का जो आपका तरीका होना चाहिए, बेसिकली वो वीडियो में हम आंसर तो आपको बताएंगे ही, साथ ही आपको जब क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन में वीडियो को पॉज करके और उसका आंसर स्वयं देने की कोशिश करनी चाहिए। तो तभी आपको जो क्वेश्चंस का ये जो सेट हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपके यूज़ का रहेगा। तो लिप्पा अप्सरा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो हिमाचल प्रदेश में अभी उपस्थित है और इसका जो सही आंसर है वो बी होगा। तो आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में यह अवेलेबल है और इस वन्यजीव अभयारण्य में जो स्नो लेपर्ड हैं, हिम तेंदुए हैं, उनको देखा जाता है और हिम तेंदुओं की तरफ जो तादाद है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा भी बढ़ती जा रही है। मैप में अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से ये भारत का बॉर्डर है, ये यहाँ से नेपाल स्टार्ट होता है और यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश का एरिया है यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये लिपा असरा जो अभयारण्य है वो वहाँ पर अवेलेबल है। तो इसकी लोकेशन ये है, हिमाचल प्रदेश में ये
लोकेशन है। तो इस प्रकार से ये मैप बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, और इससे एक आपको आइडिया लग जाता है कि यह कहाँ पर अवेलेबल है और किस प्रकार से इसकी डायरेक्शन दी हुई है। तो आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में लिप्पा अप्सरा वन्यजीव अभयारण्य सिचुएटेड है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स की मैगजीन का वीडियो। यह आज ये पहला वीडियो था, तो इसके बारे में जो भी आपके सुझाव रहे हैं वो हमसे साझा जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में और नए जानकारी के साथ में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।